अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 का जो वन शॉट रिव्यू है वो स्टार्ट करने लगे। तो आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें और एमसीक्यूज़ वगैरह आपके क्लियर हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। पहला टॉपिक है हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब बच्चों याद रखना है, ये कांस्टेंट फोर्स तब कांस्टेंट फोर्स रहती है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहें, सेम रहें, चेंज ना हो, तब वो फोर्स हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। तो बच्चों वर्क डन हमेशा आपको दो चीज़ों से काउंट किया जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से। थर्ड जो इसमें आ जाता है वो एंगल आ जाती है, ओरिएंटेशन आ जाती है कि ये दो फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट जो हैं आपस में कितने एंगल पर एडजस्ट हैं। हो सकता है वो 0 पर, हो सकता है वो 90 पर, हो सकता है 35 पर, हो सकता है किसी और एनी एंगल पर वो प्रोसीड कर सकता है। तो फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में कवर होने वाले डिस्प्लेसमेंट को हम बच्चों क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो वर्क का फार्मूला होता है डी एफ कोस थीटा। इस डायग्राम में देखें तो डी इस तरफ है, फोर्स ऊपर को जा रही है, दोनों की एक डायरेक्शन नहीं है। जबकि हमने अभी डिफ़ाइन किया था फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में कवर होना, यानी जहाँ फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो तब इन दो का प्रोडक्ट क्या होगा, वर्क होगा। अब फोर्स कहीं और है, डिस्प्लेसमेंट कहीं और है, तो हमने फिर फोर्स का वो कंपोनेंट तलाश किया जो किसकी तरफ जा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा कि एफ़ का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट होता है, इसको हम एफ़ कोस थीटा से लिखते हैं। अब आप देखें एफ़ कोस थीटा और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन हो चुकी हैं सेम, तभी हमने यहाँ पर प्रोडक्ट में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब रीअरेंज करें तो एफ डी कोस थीटा बनेगा, और अगर हम कोस को हटाएं तो ये डॉट प्रोडक्ट में रिवर्स जाएगा, तो ये फार्मूला आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी कोस थीटा। ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला था। तो अगर मैं ए की जगह एफ़ लगा दूँ, बी की जगह डी लगा दूँ, ए की जगह एफ़, बी की जगह डी, तो हमारा एफ डी कोस थीटा फिर किसके बराबर हो जाएगा, एफ डॉट डी, और यही हमारा क्या होगा, वर्क होगा। तो बच्चों वर्क के यूनिट होते हैं, जो ऐसे यूनिट हैं वो हैं जूल। और जूल किसके बराबर होता है, न्यूटन मीटर होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट हैं। तो हर ड्राइव यूनिट के बच्चों आपको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट याद होने चाहिए। नेक्स्ट इसकी डिमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हमने चैप्टर 1 में भी इसको ड्राइव किया हुआ है। तो नेक्स्ट है कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, क्योंकि इसमें स्केलर प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। अब वर्क पॉजिटिव होता है, ये जो एफ डी कोस थीटा होता है तो कोस 0 पर 1 हो जाता है, तो एफ डी का पॉजिटिव जो आंसर है वो 0 पर है। ये हमने एग्जैक्ट इसके लिए थीटा 0 लिखा है। अदरवाइज़ आपको जितने भी पॉजिटिव आंसर चाहिए तो आपको थीटा लेस देन 90 इस्तेमाल करना पड़ेगा। 0 से लेकर 89 तक जितने भी एंगल हैं उसमें आपका वर्क हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कम ज़्यादा वैल्यू जो भी हो। वर्क इज़ इक्वल टू नेगेटिव एफ डी। नेगेटिव एफ डी हमारे पास 180 पर होता है, क्योंकि कोस 180 नेगेटिव होता है, नेगेटिव 1 होता है। अब बच्चों ये जो आंसर है माइनस एफ डी, ये पर्टिकुलर 180 के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर आप नेगेटिव में कोई भी आंसर चाहते हैं तो आपको एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा और बराबर रखना पड़ेगा, 180 के बराबर या 180 से छोटा। अगर आप बच्चों थीटा 90 पर रखते हैं, देखें 90 से छोटा 90 से बड़ा, तो फिर 90 के बराबर भी तो होगा। 90 के बराबर जब लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा। और ये बात हमने सेंटीमीटर फोर्स में क्लोज पाथ में भी देखी हुई है। वर्क डन 0 कब कब हो सकता है, एक तो 90 पर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, एक या फोर्स हो, या दोनों 0 हो, या कोई एक 0 हो, तब हमारा वर्क 0 आ सकता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स तब वेरिएबल फोर्स होती है जब फोर्स की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों या एक क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तब हमारे पास जो फोर्स होगी वो वेरिएबल फोर्स होगी। तो इसका ये बच्चों फार्मूला आपको याद रखना है, समीशन की शक्ल में ये है। एक्यूरेट रीडिंग के लिए, मोर एक्यूरेट रीडिंग के लिए, अगर आप इससे भी अच्छी मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं तो फिर आपको इसके साथ क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट। लिमिट क्या करती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको क्लोजेस्ट टू ज़ीरो कर देती है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट का पाथ है उसको छोटा कर देती है। जितना डिस्प्लेसमेंट का पाथ छोटा होगा फोर्स उतनी कांस्टेंट होगी, और जितनी ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट होगी उतना आपका वर्क क्या हो जाएगा, एक्यूरेट फाइंड होता जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं, एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का बनाया है और एक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का। अब देखें इसमें फ़ोर्स की अमाउंट, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है लेकिन फ़ोर्स की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसको हम
कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ कहेंगे। बट यहाँ पर देखें स्टार्टिंग पर फोर्स ज़्यादा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स का ग्राफ है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड। या तो ये फोर्स में कह सकता है या तो ये फील्ड में कह सकता है। अगर फोर्स आए तो इसकी डेफिनेशन आपने फोर्स से स्टार्ट करनी है, अगर फील्ड आए तो आपने फील्ड का वर्ड यूज़ कर लेना है। इसी तरह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आए तो फोर्स से डेफिनेशन स्टार्ट करनी है, और अगर फील्ड आए तो फील्ड में डिफ़ाइन करना है इसको। आगे होता है इसकी डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। ये कंजर्वेटिव फोर्स में इंडिपेंडेंट होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और यहाँ का क्लोज पाथ का वर्क क्या आता है, ज़ीरो आता है। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड है उसमें वर्क डन डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, और वर्क डन पाथ का क्लोज पाथ का कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। अब बच्चों कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं, ये एग्जांपल्स आपने सारी याद रखनी है ताकि आपको यहाँ से आने वाला एमसीक्यूज़ कवर हो। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ये सारी सारी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जांपल ज़रा ध्यान से आपने देखते जानी है। फ्रिक्शन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, टेंशन इन स्ट्रिंग है, नॉर्मल फोर्स है जो किसी भी बॉडी पर लग सकती है, एक प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट, प्रोपल्शन फोर्स ऑफ अ रॉकेट, रॉकेट जब ऊपर जाता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, आर्स के साथ चेंज होती है। डेट्स वाई हमारे पास ये प्रोपल्शन ऑफ फोर्स भी इसमें काउंट होती है। अब बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल, जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड था या कंजर्वेटिव फील्ड वाला हमने टॉपिक इसमें किया था, उसमें हमने जो पाथ लिए थे इस तरह से, ये पहला पाथ था, ये हमारा दूसरा पाथ था, ये हमारा थर्ड पाथ था। इसमें हमने यही सीखा था कि हॉरिजॉन्टल वर्क क्या हो जाता है ज़ीरो, और वर्टिकल वर्क क्या हो जाता है -mgh। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर दुरुस्त है, उस लिहाज से आपने इसको देखना है, टैकल करना है। आगे हो जाता है पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, ठीक है। यानी टाइम के साथ हम देखेंगे कितना बॉडी वर्क करती है, मशीन वर्क करती है, या कितना एनर्जी सप्लाई करती है, उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर का फार्मूला होता है W/T, एवरेज पावर का फार्मूला होता है डेल्टा W/T, मतलब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल टाइम होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज पावर। और जब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, एवरेज पावर के साथ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, मतलब डेल्टा W/T के साथ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो जाती है। क्योंकि जब आप टाइम को ज़ीरो के करीब लेके जाएंगे तो वो एक इंस्टेंट बनेगा, उस इंस्टेंट पर जो इंफॉर्मेशन है उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। और ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर बराबर होते हैं जब रेट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। वेलोसिटी भी दोनों बराबर होती हैं जब यूनिफॉर्म रेट होता है। एक्सेलरेशन भी बराबर होते हैं, यूनिफॉर्म रेट होता है। ये बात ख्याल रखनी है आपने। ऐसे यूनिट बच्चों इसके क्या होते हैं, वाट। फुल नेम होगा तो पहला लेटर स्मॉल, और सिम्बॉलिकली इसका लेटर क्या रखना है, कैपिटल। वर्क बराबर होता है जूल पर सेकंड, क्योंकि ऊपर वर्क है नीचे सेकंड है, जूल पर सेकंड वाट के बराबर आ जाएगा, तो वाट बराबर है जूल पर सेकंड। और अगर इसको हम बेस की यूनिट में लिखें तो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट ये बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, क्योंकि ऊपर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे से एक सेकंड ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएंगे। इसकी डायमेंशन आप यहीं से याद कर लें, किलोग्राम m है, एल मीटर एल है, ऊपर स्क्वायर है तो इसके भी ऊपर स्क्वायर है, सेकंड टाइम है तो इसके ऊपर -3 है, इसके ऊपर भी -3 है। अब बच्चों पावर का एक और फार्मूला भी है, इसको ज़रा ध्यान से देखना है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, या दो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, जैसे मैंने रिटर्न बोला कि प्रूफ डैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर, इसको प्रूफ करें तो वो प्रूफ आपने वहाँ से कर लेना है बुक से। यहाँ पर हम इसको क्विक रिव्यू के अंदर चूँकि लेके आए हैं तो इसको बेसिकली हम बस सिंपल देखेंगे। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये भी फार्मूला बनता है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये भी बनता है। थीटा 0 इस्तेमाल करूँगा तो ये, थीटा 180 इस्तेमाल करूँगा तो ये, और अगर 90 डिग्री इस्तेमाल करूँगा, कोज 90 ज़ीरो होता है तो पावर ज़ीरो हो जाएगी। यानी P इज़ इक्वल टू FV कोज 90, तो कोज 90 की वजह से पावर क्या हो जाएगी, सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी।
नेक्स्ट बच्चों आपके पास है किलो वाट आर। किलो वाट आर क्या होता है बच्चों? ये एक वर्क डन होता है जो 1 घंटे तक के लिए अप्लाई किया जाता है एक ऐसी एजेंसी से जिसकी पावर कितनी होती है? किलो वाट होती है। यानी कि किलो वाट आर एक ऐसा वर्क डन है जो 1 घंटे तक, या एनर्जी सप्लाइड है जो 1 घंटे तक सप्लाई की जाती है एक ऐसी एजेंसी से जिसकी पावर कितनी है? 1 किलो वाट होगी। तो आपने याद रखना है 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। इसका प्रूफ भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो 1 किलो वाट आर को बच्चों हम कमर्शियल लेवल पर 1 यूनिट काउंट करते हैं। हम अपने घरों में कहते हैं ना जी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, हमारे 150 यूनिट चल गए, हमारे 100 यूनिट चल गए, हमारे 85 यूनिट चल गए। तो ये हमारा 1 किलो वाट आर से होता है। फ़र्ज़ करें जो हमारी आयरन है, आयरन तकरीबन बच्चों आपकी 1000 वाट की होती है राउंड अबाउट। अब उसको 1 घंटे तक मैंने चलाया है तो उससे एनर्जी या वर्क अगर हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है W/T, तो अगर मैं W निकालूंगा तो TP से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर 1 किलो वाट और टाइम 1 घंटा, तो देखें किलो वाट आर बना और इसी को हम क्या कहेंगे? 1 यूनिट। यानी आपके घर की जो इस्त्री है अगर 1 घंटा चलेगी तो 1 यूनिट आपका गिराएगी। तो आप गौर करें, अगर आपके घर में 1 घंटे से अगर ज़्यादा चल रही है, 2 घंटे चल रही है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि डेली के अगर 2 घंटे इस्त्री चले तो आपके डेली के 2 यूनिट चलेंगे और पूरे मंथ में आपके 60 यूनिट चलेंगे। और बाकी अप्लाइंसेस भी तो हमारे पास हैं, तो जितनी हम अप्लाइंसेस ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी एनर्जी की कंजप्शन हमारी ज़्यादा होगी। अपलिफ्ट बॉडी, जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो, कोई चीज़ उसको लेके जा रही हो, तो उसकी पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पावर इज़ इक्वल टू W/T। वर्क हमारा वर्टिकल चीज़ के लिए हमारे पास क्या होता है? mgh। नीचे वैसे ही टाइम आ जाएगा। फर्स्ट करें न्यूमेरिकल के लिए, अगर मैं आपको मैथ्स की वैल्यू 1 दे दूं, हाइट आपको 1 दे दूं, टाइम आपको 1 सेकंड दे दूं, तो हम अगर अपने फार्मूले में सारी वैल्यूज़ 1 1 1 पुट कर दें, जी की वैल्यू 9.8 कर दें, तो सारे आंसर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितनी पावर बनेगी? 9.8। तो इस तरह से इस फार्मूले में वैल्यू चेंज करके वो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सकता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है वाट सेकंड। वाट सेकंड किसके बराबर है? जूल के, क्योंकि आपने अभी यहाँ पर कहा पावर इनटू टाइम का प्रोडक्ट वर्क है या एनर्जी है। तो वाट सेकंड किसके बराबर है? जूल के। वाट आर भी हो जाए तो वो जूल ही है। अगर किलो वाट कर दें, मतलब प्रीफिक्स बड़ा कर दें, पावर की वैल्यू को, यूनिट को बड़ा कर दें, तो और के साथ मल्टीप्लाई होकर तब भी ये जूल रहेगा। तो आपने याद रखना है किलो वाट आर एनर्जी का यूनिट है। आगे बच्चों एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है तो आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू बच्चों क्या होती है? मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू क्या होती है? हाइट होती है या पोजीशन होती है। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होता है? वर्क डन होता है फ्रॉम 1 पॉइंट टू इन्फिनिटी। यानी जब पर भी एब्सोल्यूट का वर्ड आएगा वहाँ पर एक पॉइंट जो काम करने का है वो कौन सा होगा? इन्फिनिटी होगा। अब बच्चों बेस्ट रेफरेंस पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा? ग्राउंड होगा या इन्फिनिटी होगा? तो याद रखना आपने इन्फिनिटी होगा। उसकी वजह क्या है? फ़र्ज़ करें एक शख्स नीचे खड़ा हुआ है, एक शख्स ऊपर खड़ा हुआ है। अगर ऊपर वाला अपने आप को रेफरेंस लेवल पर कंसिडर करता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, बट वो नीचे वाले की पोटेंशियल एनर्जी बता रहा होगा जी भाई आपके पास -mgh या जो भी है माइनस में आपके पास एनर्जी है, क्योंकि आप मेरे लेवल से नीचे हो। और इसी तरह से अगर ये अपने आप को रेफरेंस लेवल पर कंसिडर करता है तो इसकी तो रेफरेंस लेवल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, बट ये ऊपर वाले के लिहाज से बताएगा भैया आपके पास प्लस में पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैं क्या करूँ? आप मेरे लेवल से ऊपर हो। अब देखें दोनों की इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यही अगर हम इन्फिनिटी पर चले जाएं तो इन्फिनिटी पर इस पॉइंट के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या होगी? ज़ीरो ले रहे होंगे। इस पॉइंट के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ले लेंगे, इस पॉइंट के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो ले लेंगे। जब हम बच्चों इन्फिनिटी पर जाएंगे ना, तो ये जो आपको डिस्टेंस कम ज़्यादा इन दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है ना, ऊपर नीचे, ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेटली बल्कि एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत लार्ज वैल्यू, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो अगर उस लिहाज से देखें तो ये जो हाइट हमारे लिए काउंट होती है ऊपर नीचे, ये हमारी अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो काउंट होती है। इसलिए बेस्ट लेवल हमारे पास कौन सा है? इन्फिनिटी है। अब जो इसका फार्मूला जब ड्राइव किया गया U = -GMM/R,
तो यहाँ पर नेगेटिव साइन शो करता है ग्रेविटी की फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है। अगर आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अगर आर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप कहेंगे सर ये तो इन्वर्स है, बट यहाँ पर देखें अगर मैं आर को बढ़ाता हूँ तो ये टोटल रेशो हो जाती है छोटी, और साथ लगा हुआ है नेगेटिव। नेगेटिव में छोटी वैल्यू क्या होती है, बड़ी वैल्यू कंसिडर होती है। तो चाहे बेशक ये इन्वर्स में रिलेशन है, बट ये जो नेगेटिव साइन है ये उस इन्वर्स को भी इन्वर्स कर देता है। आगे बच्चों आ जाता है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिससे हम ग्रेविटी की फील्ड से बाहर चले जाएंगे, उसको स्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है 2g r स्क्वायर रूट या 2gm/r। ये बड़े जी की शक्ल में है, ये छोटे जी की शक्ल में है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये वैल्यू याद रखनी है। आगे आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क और एनर्जी में एक रिलेशन होता है। वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, या फाइनल कह लें या इसको इनिशियल कह लें। अब इसके ऊपर मल्टीपल हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, तो वो आपके एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी है, वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है बच्चों, तो उसकी हाइट कम होना शुरू हो जाती है। हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। लेकिन ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी ज़्यादा होती है। वेलोसिटी ज़्यादा होने से क्या ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जितनी निस्बत से पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है, उसी निस्बत से काइनेटिक एनर्जी में इजाफा भी होता है। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक एनर्जी कम होती है तो दूसरी एनर्जी ज़्यादा होती है, बट टोटल एनर्जी कितनी है बच्चों, वो तो कांस्टेंट है, कंजर्व है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये विदाउट फ्रिक्शन है। जब आप फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करेंगे तो फार्मूला होता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है। चूँकि हाइट से आते हुए ऊपर से नीचे आते हुए आपको फ्रिक्शन फील हुई है, तभी F/h। अब यहाँ से बच्चों आप फ्रिक्शन की फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल भी मौजूद है। अब बच्चों यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ सकता है। फाइंड रेशो ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी टू एस्केप वेलोसिटी। इन दोनों की बच्चों वो आपसे क्या कह रहा है, रेशो फाइंड करें। तो मैं ऑर्बिटल को ऊपर रख रहा हूँ, पहले ऑर्बिटल है बाद में एस्केप है। तो ऑर्बिटल का फार्मूला क्या है हमारे पास, gm/r ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2gm/r ऊपर स्क्वायर रूट। ये gm/r से कैंसिल, तो ये 1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। अब ऑप्शन बनी होंगी 4 इस तरह की, आपने इस पर टिक कर देना है। अगर हम इसमें बच्चों रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें तो ये v0/v एस्केप बराबर है 1 स्क्वायर रूट 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v एस्केप 1 से मल्टीप्लाई हो गया, और ऑर्बिटल वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगी। इस तरह से भी ये रिलेशंस आपको आ सकते हैं। नहीं बच्चों, ये चैप्टर आपका 1 शॉट कंप्लीट हो गया है। तो लाजमी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली नई वीडियोस आपके लिए आ सकें और आपको मिल सकें, आप उनको देख सकें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। मैंने मैथ की भी सेकंड ईयर की सीरीज़ शुरू की है, क्योंकि सेकंड ईयर का न्यू मैथ है, तो इस न्यू मैथ में काफ़ी चीज़ें मुश्किल भी हैं। तो अगर आप अभी से जो 2 माह आपने फ्री रहना है, उसमें अगर आप मेरे चैनल से अपने लेक्चर तैयार करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेबस टाइमली ख़त्म हो जाएगा।